नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनी सभी सामान्य भर्ती परीक्षाओं में जहां आपके हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उसका अपना व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा था संधि, वो हमने पूर्व कक्षा में कंप्लीट पूरा पढ़ लिया था, जिसमें आपने संधि की परिभाषा, संधि के भेद आदि को विस्तृत रूप से समझा। अब व्याकरण के उसी कड़ी में हम आगे का जो टॉपिक पढ़ते हैं आज, वो है अपना समास। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, कोई सी भी हो आपके, सभी जहां सामान्य हिंदी आती वहां व्याकरण चलती है। इसलिए व्याकरण को आपको सभी को बड़े अच्छे मन से पढ़ना है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में इससे आपके 30-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन्हीं में ये समास ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2 से 3 प्रश्न हमेशा आपके पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, समझते हैं समास को। समास देखिए, यहाँ हम हर टॉपिक के शब्द से ही समझने का प्रयास करते रहे हैं। तो समास शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। समास शब्द है वो कितने शब्दों के योग से बना है? 2। जो पहला तो है आपके सम और दूसरा है आस। सम इसमें उपसर्ग है और आस इसका मूल धातु है। ये तो इसमें उपसर्ग का कार्य करता है और ये इसका मूल धातु, क्रिया का मूल रूप धातु। तो यहाँ समास 2 शब्दों से बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ यानी कि सम उपसर्ग का अर्थ है पास और आस का अर्थ है लाना, बिठाना या रखना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समास 2 शब्दों से बना, दोनों का अर्थ लें तो 2 अलग अलग शब्दों को पास पास लाना, रखना या बिठाना ही क्या कहलाता है? समास। अब कई बार भर्ती परीक्षाओं में यहाँ समास शब्द के जो निर्माण को लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त यानी कि छोटा करना, संक्षेप यानी छोटा या छोटा करना या छोटा ही इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। अब यहां इसी तरह से जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल मिलाप या समझौता। इसी प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेप, संक्षिप्ति या संक्षिप्तीकरण। अब कभी एग्जाम में समास का विपरीत, जैसे संधि का विलोम पूछा जाए तो विग्रह हो जाता है, ऐसे ही यहां समास का विलोम पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो समास का विलोम होता है व्यास। समास का तो अर्थ है संक्षिप्त करना और व्यास का अर्थ है फैलना। इस प्रकार यहां समास का विपरीत हो जाएगा व्यास। अब देखते हैं समास की परिभाषा। 2, जैसे कि हमने समास शब्द की स्थिति, समास का शाब्दिक अर्थ आदि पढ़ा, उसी के आधार पर हम अब समास की परिभाषा को समझते हैं। तो समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों का संक्षिप्त होना ही समास है। यानी कि 2 हो या 2 से अधिक शब्द हो, वो संक्षिप्त हो रहे, छोटे हो रहे, तो ही वो क्या कहलाएगा? समास। या हम कह सकते हैं कम शब्दों में अधिक बात कहना भी समास ही है। यानी कम शब्दों में अधिक बात प्रस्तुत की जाए तो वो समास ही कहलाता है। अथवा हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों को पास पास लाना, बैठाना या रखना ही समास कहलाता है। इस प्रकार हमने समास की परिभाषा को समझा कि समास में किसका मेल होता है? शब्दों का। हमने पूर्व जो टॉपिक संधि में पढ़ा, संधि में किसका मेल था? वर्णों का। जबकि समास में किसका मेल होता है? शब्दों का। समास में शब्द मिलते हैं, समास में कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है और उनके मेल से उनका संक्षिप्त होना या छोटा होना ही समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, तो यहाँ लंबोदर शब्द ये आपके सामासिक शब्द है। ये कौन सा शब्द हो जाएगा? सामासिक। अब इसका समास विग्रह किया जाए, ये समास विग्रह किया जाए तो इसका समास विग्रह हो जाएगा लंबोदर का लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी के लिए ये शब्द है। इसी प्रकार नीलकंठ, ये आपके सामासिक पद है, सामासिक पद या समास पद, उसका ये समास विग्रह हो जाएगा।
जिसमें आपके नीला है, कंठ जिसका अर्थात शिव। इस प्रकार हमने देखा कि समास में कम से कम लंबा या उदर ये दो मूल शब्द है। इनके योग से जो शब्द बना, इनके संक्षिप्त करने से जो शब्द बना वो है लंबोदर या नीला या कंठ, ये मूल शब्द है। इनके संक्षिप्त करने से जो शब्द बना नीलकंठ। अब इनका विग्रह करते हैं तो इनके मध्य कोई कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या इनका योजक शब्द आदि को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार समास विग्रह होता है। जब उसका लोप कर दिया जाता है तो वहां सामासिक पद हो जाता है। इस प्रकार समास को हमने देखा। ये आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण थे। इसी प्रकार समास के भेद कि समास के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतः समास के 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं। हमारे हिंदी में हम समास को 6 भेदों में पढ़ते हैं। समास के कितने भेद, कितने प्रकार होते हैं? 6। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब के तो दे दे, आ ए बे के तो दे दे, यहाँ अब के तो दे दे ऐसे अव्ययी भाव, वैसे बहुब्रीहि, कैसे कर्मधारय, तो से तत्पुरुष, दैसे द्वंद्व और दैसे द्विगु। इस प्रकार हम देखें तो समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 6, जिनको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब वो 6 भेदों में समास का जो पहला भेद है वो कौन सा है? अव्ययी भाव। यहाँ हमने समास के 6 भेद देखे, जिसमें आपका पहला है अव्ययी भाव समास, और दूसरा है आपके इसमें बहुब्रीहि समास। अब यानी कि बहुब्रीहि, दूसरा बहुब्रीहि, हम यहाँ क्रम से न लेकर यहाँ ट्रिक के आधार पर देख रहे हैं। और तीसरा है आपके तत्पुरुष, अब के यानी कर्मधारय समास, और चौथा हो जाएगा तोसी तत्पुरुष। चौथा समास है आपके तत्पुरुष समास। और यहाँ आपके देसी 5वां हो जाएगा आपके द्विगु समास, और अंत में 6ठा हो जाएगा आपके द्वंद्व समास। इस प्रकार हमने देखा कि ट्रिक के आधार पर समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। तो यहाँ समास में शब्दों का मेल होता है और उन मेलों के आधार पर इसके 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। तो इन समासों का पहला जो भेद है वो है अव्ययी भाव समास। हम क्रम से इनके भेदों को पढ़ते हैं। तो पहला भेद कौन सा है? अव्ययी भाव। देखो, जो भी टॉपिक पढ़े, हमारा प्रयास ये है कि पहले अगर शब्द से ही उसका स्पष्टीकरण हो जाता है तो हम शब्द से ही उसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में अव्ययी भाव, तो इसका अव्ययी भाव समास का यहाँ जो पहला पद है वो अव्यय होता है, और ये पहला पद जो अव्यय होता है वो मिलकर दूसरे पद को भी अव्यय बना देता है, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास ऐसा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, इसका प्रथम पद अव्यय होता है, इसका प्रथम पद अव्यय का कार्य है, या इसका प्रथम पद उपसर्ग होता है, या इसका पहला पद या तो प्रधान होगा या अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, तथा इसमें पुनरुक्ति मूलक शब्दों की प्रधानता होती है। रिपीटर शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें पुनः उक्ति यानी बार बार बोला जाए, ऐसे शब्दों की प्रधानता हो तो वहां आपके कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। इसका प्रथम पद दूसरे पद को भी उसके साथ मिलकर अव्यय बना देता है, इसी कारण इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी वजह से इसे कौन सा समास कहा जाता है? अव्ययी भाव, क्योंकि इसका जो पहला पद है वो दूसरे पद से मिलकर और उसे अव्यय बना देता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव। जैसे यहां हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आकंठ, आ का अर्थ है तक, तो कंठ तक, इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद के साथ ही इसका अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ आकंठ यानी कंठ तक, आ जन्म यानी जन्म तक, निडर डर से रहित, ना समझ समझ से रहित, या बेचैन चैन रहित, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथाशक्ति, यथामति आदि कई सारे शब्द हैं। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार या क्रम के अनुसार, प्रतिपल प्रत्येक पल, दिन दिन यानी प्रत्येक दिन। यहाँ ये आपके सामासिक शब्द है, ये सामासिक शब्द हैं
और ये इनका समास विग्रह है। ये इनका क्या है? समास विग्रह। तो यहाँ इस प्रकार सामासिक पदों का विग्रह किया जाता है। दिन दिन यानी प्रत्येक दिन, रातों रात यानी रात ही रात में, या लूटम लूट यानी निरंतर लूटना, या द्वारे द्वारे यानी प्रत्येक द्वार, या टालम टाल यानी निरंतर टालना, बात को टालते रहना, कुछ न कुछ यानी निश्चित कुछ, या आपके मीठा मीठा यानी अत्यंत मीठा। इस प्रकार के जो शब्द है वो सभी के समास के होते हैं, आपके अव्ययी भाव समास के। जैसे यहाँ यावत जीवन यानी कि यावत यानी भर, जीवन भर, या आमरण यानी मरने तक, अत्यल्प अत्यंत अल्प, अत्याधिक अत्यंत अधिक, प्रतिलिपि यानी कि लिपि की लिपि, प्रतिलिपि प्रत्येक, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण, प्रत्यक्ष प्रत्येक अक्ष यानी अक्ष आंखों के सामने, विज्ञान विशेष ज्ञान, विमाता दूसरी माता या विपक्ष दूसरा पक्ष, निरोग रोग रहित, अनुक्रिया क्रिया की क्रिया, उपस्थिति समीप स्थित होना, सादर आदर सहित, सह परिवार परिवार सहित, सहचर साथ में चलना, और भरपूर पूर्णतः भरा हुआ, भरपेट पेट भरकर, ध्यान पूर्वक ध्यान सहित ध्यान के सहित, सेवार्थ यानी सेवा के लिए, वर्ष भर यानी कि पूरी वर्ष, कथनानुसार कथन के अनुसार, घर घर यानी प्रत्येक घर, पल पल प्रत्येक पल, खास खास प्रत्येक की, निश्चित यानी किया खास, निश्चित कोई खास है, लालम लाल यानी अत्यंत लाल, भागम भाग भागने के बाद भागना, या गोलम गोल मटोल यानी अत्यंत गोल, रोका रोकी बार बार रोकना, या टोका टोकी अत्यंत टोकना अत्यंत रोकना, भागा अत्यंत भागना, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, कानों कान यानी कान ही कान में, कोई ना कोई यानी निश्चित कोई, काम ही काम निश्चित काम। इस प्रकार हमने अव्ययी भाव के जो मुख्य है कुछ उदाहरण जिनका हमने विग्रह और सामासिक पद को देखा, और यहाँ आगे भी आपके और इसके जो उदाहरण हैं उनके विग्रह और उनके सामासिक पदों को देखा। अब हमने देखा कि अव्ययी भाव समास वो समास है जिसका पहला पद या तो अव्यय होगा, पहला पद प्रधान होगा, या पहला पद उपसर्ग होगा, या कह सकते हैं कि जिसमें पुनरुक्ति मूलक शब्दों की, बार बार रिपीटेड शब्दों की प्रधानता होगी, वही आपका अव्ययी भाव समास होगा। अब हमने देखा कि इसमें अधिकतर, जैसे कि इसमें उपसर्गों की प्रधानता होती, प्रथम पद उपसर्ग भी हो सकता है। तो कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो नोट देखें इसका। इस समास में उपसर्ग युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारे संस्कृत के, उर्दू के, हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस संस्कृत के नकारात्मक अर्थ देने वाले जैसे अन, ए, ये उपसर्गों का प्रयोग इसमें नहीं होता। उर्दू के ना उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं होता है। हिंदी में भी कु, शु, दुस या दुश, दुश, दुर उपसर्गों से बनने वाले शब्द इसके उदाहरण नहीं होते। बाकी सब उपसर्गों का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है। कहने का मतलब नकारात्मक अर्थ प्रकट करने वाले या नकारात्मक भाव प्रकट करने वाले उपसर्गों का प्रयोग इस समास के तहत नहीं होता। बाकी सभी समासों का प्रयोग आपके अव्ययी सभी उपसर्गों का प्रयोग इस अव्ययी भाव समास के तहत हो जाता है। कहने का भाव, जिन उपसर्गों से नकारात्मक अर्थ प्रकट हो वो उपसर्ग चाहे हिंदी के हो, चाहे उर्दू के, चाहे संस्कृत के, अव्ययी भाव समास में प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी सभी उपसर्ग इसके तहत आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि समास है उसका जो पहला भेद अव्ययी भाव, उसको हमने विस्तृत रूप से डिटेल उसकी समझी। अब इसी क्रम में आगे आपके बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समासों को भी हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह जो पढ़ाए हुए व्याकरण के सभी टॉपिकों को पढ़ें। जैसे पहला टॉपिक हमने भाषा, उसके बाद वर्ण विचार, उसके बाद संधि और अपना समास चल रहा है। क्रम से सभी को पढ़े। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें बताएं, क्योंकि आपका ये प्यार स्नेह ही हमें अत्यधिक उत्साहित करता और उत्साह से हम जो पढ़ाने का कार्य उसे और भी अच्छी तरह कर पाते हैं। तो आप सबका प्यार स्नेह इसी तरह बना रहे। हम यही कहते हैं कि आप अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।